गुड मॉर्निंग। तो अगर आपको याद हो, हम क्यूइंग डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी ऑफ सर्विस में। क्या मतलब होता है क्यूइंग का? हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन और मार्किंग, याद है? आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द पॉइंट कि यार क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग को एक राउटर यूज कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली राउटर के पास 3 टाइप की क्यूज होती हैं, इनपुट, आउटपुट और ग्लोबल। डन। ग्लोबल क्यू होती है किसके लिए? जो ट्रैफिक मेरे लिए डिस्टाइंड है उसके लिए। इनपुट क्यू, जब भी कोई इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है मैं उस इंटरफेस की किस में डाल देता हूँ उसको? इनपुट क्यू में। और जब भी इंटरफेस से बाहर जाना होता है तो किस में डाल देता हूँ? आउटपुट क्यू। क्लियर? अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, अगर याद हो, स्केड्यूलर। एक टर्म बताई थी ट्रांसमिट रैंक। क्या है? स्केड्यूलर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर क्यू से ट्रैफिक को उठा के किस पे प्लेस करना? हार्डवेयर क्यू पे। हार्डवेयर क्यू में कभी भी आप प्रायोरिटाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हार्डवेयर क्यू में जो भी फॉरवर्डिंग स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमेशा क्या होगी? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया यार सॉफ्टवेयर क्यूज में क्यूइंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं। सबसे पहला क्या था? प्रायोरिटी क्यूइंग कब यूज होती थी? जब हमारे पास मार्किंग अवेलेबल नहीं थी। ठीक है जी। उस टाइम पे हम क्या करते थे? खुद से कितने क्यू बना सकते थे? मैक्सिमम 4। हर क्यू को मुझे एक प्रायोरिटी असाइन करनी पड़ती थी। स्केड्यूलर क्या करेगा? ट्रांसमिट रैंक पे प्लेस करेगा। तो स्केड्यूलर का काम है सॉफ्टवेयर क्यू से ट्रैफिक उठा के किस पे प्लेस करना? ट्रांसमिट रैंक पे। फाइन। अब सबसे पहले कौन सी क्यू में से उठाएगा? जब तक हाई क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी कौन सी क्यू चेक नहीं करेगा? मीडियम। ये बात याद है? तो प्रॉब्लम किसकी आती थी? बैंडविड्थ स्टारवेशन। व्हाट वी कॉल इट? स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, हिंदी मतलब। ठीक है जी, किसी भी चीज की कमी। तो यहाँ पे बैंडविड्थ की क्या पड़ जाएगी? बहुत ज्यादा कमी। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक और क्यूइंग मेथड आया जिसका नाम क्या था? कस्टम क्यूइंग। कस्टम क्यूइंग में हमने डिस्कस किया था, कंसेप्ट आया था बाइट काउंट का। किसका कंसेप्ट आया था? और इसमें मैक्सिमम कितने क्यूज डिफाइन कर सकते थे खुद से? 16। तो अब स्केड्यूलर क्या करता था? इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू अ पर्टिकुलर क्यू, इट विल ट्राई टू पिक पैकेट फ्रॉम ईच एंड एवरी क्यू। It will try to pick packet from each and every queue। कैसे? लेट्स से मेरे पास 10 Mbps की बैंडविड्थ है। मैंने बाइट काउंट डिफाइन कर दिया 4000, 2000, 3000, 1000। क्लियर? रेशियो क्या आ गई? 4 पैकेट इस क्यू से, 2 पैकेट इस क्यू से, 3 पैकेट इस क्यू से, 1 पैकेट। क्लियर? दादा प्रॉब्लम? स्केड्यूलर उठाएगा पैकेट और किस पे प्लेस कर देगा? ट्रांसमिट रैंक पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से ये क्यू मैंने कौन से ट्रैफिक के लिए बनाई है? और वॉइस के कितने ही पैकेट उठाएगा वो? 4। उसके बाद किस पे आ जाएगा? सेकंड क्यू पे 2 पैकेट वहां से, जिसकी वजह से जो मेरा प्रायोरिटी ट्रैफिक है उसमें क्या आ जाएगी? लेटेंसी। क्या आ जाएगी? लेटेंसी। समझाई थी ये बात भी कल? क्लियर?
तो ये क्यूइंग मेथड भी क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल। हाँ जी, पता है हम क्या करते थे भाई, हम ACL की हेल्प से ट्रैफिक मैच कराते थे, करा लिया, क्लास मैप में जाके ACL मैच करा ली, उसके साथ क्या स्पेसिफाई कर दी, बाइट काउंट वैल्यू। ठीक है, क्या स्पेसिफाई कर दी, पॉलिसी मैप में आके बाइट काउंट वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, सर्विस पॉलिसी के थ्रू उसको किस पे लगा दिया, इंटरफेस पे। दिस वॉज द थिंग वी वर डूइंग बिफोर, नॉट नाउ। क्लियर? अभी बहुत सारी बातें आएंगी, सबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्यूइंग मेथड आया वो क्या था, वेटेड फेयर क्यू। क्या कहता है? अब जब वेटेड फेयर क्यू आया था ना, तब मार्किंग आ चुकी थी, वी वर एबल टू मार्क द ट्रैफिक। अब मैं क्या चाहता था, मार्किंग के बेसिस पे ट्रैफिक क्या हो, फॉरवर्ड हो। एग्री? तो क्या रूल था यहाँ पे, यहाँ पे कितनी क्यूज बन सकती हैं, क्यूज किस पे बेस्ड होंगी, फ्लो का मतलब और साथ ही साथ जिस ट्रैफिक में ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम, दैट ट्रैफिक इज मेंबर ऑफ सेम फ्लो। तो टोटल कितने फ्लोज बन सकते थे, 4096। अब इसमें क्या था, लेट्स से हमने कितनी क्यूज बना दी, कितनी क्यूज बना दी, 4। बन कितनी सकती है, फिर 4096 तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, यहां किसको रखा, शेड्यूलर। ठीक है, अब कोई भी पैकेट आता रहा, लेट्स से वो पैकेट की प्रेसिडेंस क्या है, 0, इसकी प्रेसिडेंस क्या है, 1, प्रेसिडेंस 2, प्रेसिडेंस 3। क्लियर? कोई भी पैकेट क्यू में आता था, राउटर उस पैकेट को क्यू में डालने से पहले उसके लिए क्या कैलकुलेट करता था, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। बट एक ही बात नहीं होगा, पैकेट लेंथ भी लिख दूंगा तो। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या था, घंटा 32768 32384। मैंने भी कल ही देखा था तुम्हारे साथ, उससे पहले मुझे भी नहीं याद था। हम लोगों को, और हम लोग पता नहीं पाए थे, और आप रिमार्क किए थे, अपने आप को मार दो, आप किस लेवल का घसरू हो। तो यार कितनी आसान सी बात है, देखो यार, देखो मैं बताता हूँ आपको, समझो मेरी बात। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, घसड़ो तो आप वही, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दो ये देखो वेट है। अब कुछ भी लोग लिखा होगा जो नीचे होगा ना, अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। मैं बताता हूं, शादी की है, चलो पता होना जरूरी है। हाँ जी,
तो सबसे पहले सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट होगा। सीक्वेंस नंबर किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है मैंने आपको बता दिया। तो वेट का फॉर्मूला लिखा था मैंने, वेट इज इक्वल टू 32384 अपॉन आईपी प्रेसिडेंस प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वेट उतना कम होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया वेट जितना कम होगा उतना सीक्वेंस नंबर भी क्या होगा, कम। अब सीक्वेंस नंबर आईपी प्रेसिडेंस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, पैकेट लेंथ पे। पैकेट लेंथ के साथ सीधा सीधा रिलेशन है। सीक्वेंस नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकेट लेंथ। जितनी पैकेट लेंथ ज्यादा उतना सीक्वेंस नंबर ज्यादा, जितनी पैकेट लेंथ कम उतना सीक्वेंस नंबर भी कम। क्लियर? इतना समझ में आया? वो क्या करेगा, हर क्यू में चेक करेगा, जिस क्यू में पहले पैकेट का सीक्वेंस नंबर कम होगा उसको उठा के किस में प्लेस कर देगा, किस में प्लेस कर देगा, ट्रांसमिट रिंग। किस में प्लेस कर देगा, ट्रांसमिट रिंग। दिस इज हाउ WFQ वाज वर्किंग। दिस इज हाउ WFQ वाज वर्किंग। Sir, हाँ जी। so yesterday you compared the functioning of IDM, download manager, with the packet line. Okay, sir, I read some other documents like before sometime. Like it was saying that IDM will connect at a time 8 to 9 connection at a time to same server using different local source port. So in this case, it will be having different queues, right? Yes. So can we come back to that perspective? That's why IDM is. I was just giving an example that IDM was not actually downloading a large length of data. It was downloading small chunks of data. Okay. I was just comparing that small chunks of data thing here. So that means if we have different source port for same connection, same server, so that will be having different queues. That will be different flows and that will be different queues. So that means speed will be increasing. Yes. Next thing, अब दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, अब क्या समझते हैं? There is something called what do we call it? ड्रॉप पॉलिसी क्या है? ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर क्यू। इस क्यू की क्या होगी, कुछ क्या होगी, कुछ लेंथ। इस क्यू की क्या होगी, कुछ लेंथ। अगर क्यू लेंथ फुल हो गई फिर ट्रैफिक क्या हो जाएगा उस क्यू में से, ड्रॉप। ट्रैफिक क्या हो जाएगा उस क्यू में से, ड्रॉप। एग्री? एग्री? आर यू श्योर? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप पॉलिसी क्या रहती है, टेल ड्रॉप। टेल ड्रॉप का मतलब क्या है, जैसे ही क्यू फुल हो सारे ट्रैफिक को क्या कर दो, ड्रॉप। सारे ट्रैफिक को क्या कर दो, ड्रॉप। जैसे ही क्यू फुल हो सारे ट्रैफिक को क्या कर दो, ड्रॉप। इतना समझ में आया? हाँ जी। बट वी कैन ओवरकम दिस थिंग कि जब मेरा क्यू साइज फुल भी हो जाए तब भी मेरी क्यू में से पैकेट ड्रॉप ना हो, तब भी मेरी क्यू में से पैकेट ड्रॉप ना हो। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, देखते हैं, पहले समझेंगे। सर, जब ये क्यू फुल हो जाएगा तो एक यूजर में किस तरह का एरर आएगा? जब क्यू फुल हो जाएगा मान लीजिए दो यूजर पिंग कर आप हमारे ये अभी क्यू फुल हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। हाँ जी, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आपको थ्योरी भी पता हो, समझा तो मैं आपको दूंगा ही। WFQ uses a slightly modified tail drop policy for choosing when to drop packets। कह रहा है ये स्लाइटली एक अलग टेल ड्रॉप पॉलिसी यूज करता है
जब इसको चूज करना होता है कौन से पैकेट्स को ड्रॉप करना है। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन वन बीइंग, अब सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे कैसे डिसाइड करेगा पैकेट को ड्रॉप करना है या नहीं करना। अब ध्यान से समझना, एक क्यू की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो इतने ही पैकेट्स को होल्ड कर सकती है, उस पर्टिकुलर लिमिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल्ड क्यू लिमिट। क्लियर? इफ अ न्यू पैकेट अराइव्स और होल्ड क्यू लिमिट क्या हो गई है, रीच, द पैकेट इज क्यू फुल हो चुकी है अगर, तो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। एग्री? एक रूम में 10 ही लोग बैठ सकते थे, 10 लोग बैठ गए, अब 11वां बैठ पाएगा, तो 11वें बंदे को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द डिसीजन इज बेस्ड नॉट ऑन अ बट ऑन द, कह रहा है ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये सिंगल क्यू के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। किसके बेसिस पे लिया जाएगा, सारी पूरे क्यूइंग सिस्टम, एक इंटरफेस के लिए जो क्यूइंग सिस्टम चल रहा है जिसपे हमारे कितने फ्लोज बन सकते हैं, 4096। देखो क्यूज राउटर ऑटोमेटिकली बना रहा है, एग्री? क्यू क्या, फ्लो बेस्ड है, क्यू क्या, फ्लो बेस्ड। पैकेट आ रहा है राउटर क्यू में डाल रहा है, ये फ्लो से बिलोंग करता है, इस फ्लो से बिलोंग करता है। अब वो सॉफ्टवेयर क्यू की कैपेसिटी भी तो होगी, ओके, कैपेसिटी बताऊं किस टर्म्स में होगी, मेमोरी की टर्म्स में। किस टर्म्स में होगी, मेमोरी की टर्म्स में, मेमोरी नहीं मेमोरी। किस टर्म्स में, एक मेमोरी फुल हो जाएगी। अब मेमोरी फुल हो, लेट्स से 4096 फ्लोज बन गए, मेमोरी फुल हो गई, कोई पैकेट आया, अब तो वो आ ही नहीं सकता क्योंकि मेमोरी क्या हो चुकी है, फुल। तो वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कहता है कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं एक क्यू के लिए नहीं कर रहा, ये मैं पूरे क्यूइंग सिस्टम के लिए कर रहा हूं। जैसे मैंने क्या किया, इस रूम में 5 रो बना दी, क्या बना दी, 5 रोज, हर रो में 10 बंदे बिठा दिए। क्लियर? अब हर रो में 10 बंदे बैठ चुके हैं, अब एक बंदा आता है, भाई मुझे भी सीट चाहिए, भाई सीट है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 में से एक रो में वो बैठना चाहता नहीं, 5 में से किसी भी रो में सीट खाली अब नहीं। सारे फ्लोज क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, सारे फ्लोज क्या हो चुके हैं, तो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। अब क्या कह रहा है, पढ़ो, कह रहा है जो अगला डिसीजन लूंगा ना मैं, अगर देखो सारी क्यूज फुल है तो पैकेट हमेशा क्या होगा, डिस्कार्ड। लेकिन कह रहा है मैं एक इंडिविजुअल क्यू के बेसिस पे भी क्या ले सकता हूँ, डिसीजन। क्या ले सकता हूँ, डिसीजन। पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई है, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लो एक बार। CDT is a little like vacuum cleaner for the cube flow, but the cube WFQ would solution with on all outer values. That's the use of another term. Instead of just calling it maximum cube, we have to appreciate how the CDT. अब ध्यान तो सुनो, क्या कहता है, कह रहा है इस रूम में लेट्स से 5 रोज है, ठीक है, 50 लोग पहले ही बैठ चुके हैं, 50 लोग क्या कर चुके हैं, 51वां बंदा आएगा, हम उसको जगह देंगे, वो सीधा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। ये टोटल क्यूइंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात की मैंने। अब अगली बात क्या की मैंने, मैं इंडिविजुअल क्यू के बेसिस पे, लेट्स से अब ये पूरा रूम फुल नहीं है, क्या पूरा रूम फुल नहीं, मैंने कितने रो बनाई, 5। कितने रो बनाई, 5, ठीक है। रो ए बी सी डी ई, कितनी रोज हो गई, 5, ए बी सी डी ई। अब WFQ में क्यूज कैसे बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोज। बहुत आसान है समझना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोज। मैं हर क्यू के लिए एक CDT वैल्यू डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा, CDT स्टैंड्स फॉर कंजेस्टिव डिस्कार्ड थ्रेशोल्ड। क्या डिफाइन करूंगा, CDT वैल्यू, कंजेस्टिव डिस्कार्ड। अब CDT क्या कहती है, अब देखो ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर क्यू की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, वो किससे डिफाइन करेंगे, CDT से। होल्ड क्यू लिमिट क्या थी, सारी क्यूज की मैक्सिमम लेंथ क्या है, वो क्या था, होल्ड क्यू लिमिट। CDT क्या है, एक इंडिविजुअल क्यू की मैक्सिमम लेंथ क्या है, एक इंडिविजुअल क्यू की मैक्सिमम लेंथ क्या है। अब एक यूजर आया,
लेट्स से 5 क्यूज थे यहाँ पे, ए बी सी डी, ए फुल थी, ए क्या थी, फुल। मैं एक यूजर आया, मैं किस क्यू का मेंबर हूँ, ए का, मैं ये फ्लो का मेंबर हूँ, तो मैं किस में जाऊंगा, कौन सी क्यू में, लेकिन एक तो क्या हो चुकी है, फुल, ए की तो सीडीटी वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की तो सीडीटी वैल्यू क्या हो चुकी है। अब मैं इस रूम में आया, सारी क्यूज क्या थी, फुल, पैकेट क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो आउट, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, ये तो सारे सिस्टम के लिए था। अब मैंने कहा इस रूम में 5 क्यूज है, कितने क्यूज है, 5। फ्लो ए के लिए, फ्लो बी के लिए, फ्लो सी के लिए, फ्लो डी के लिए और फ्लो ई के लिए है 5 क्यूज। एग्री। अब मैं किस क्यू का मेंबर था, ए का। मैं आया अंदर, क्यू ए में बैठ ले, मैं देखा क्यू ए तो क्या हो चुकी है, लेकिन बाकी क्यूज में तो अभी क्या है, जगह, बाकी क्यूज में तो क्या है, लेकिन मुझे पता चला क्यू ए का सीडीटी वैल्यू क्या हो चुका है। तो राउटर पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, राउटर पैकेट को ड्रॉप, राउटर क्या करेगा, मेरा सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, मेरा सीक्वेंस नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी क्यूज में देखेगा क्या कोई पैकेट है जिसका मेरे से ज्यादा सीक्वेंस नंबर है, क्या कोई पैकेट है जिसका मेरे से ज्यादा सीक्वेंस नंबर है, उस पैकेट को दूसरी क्यू में से निकाल देगा और मुझे वहां। एग्री। किसी भी रैंडम क्यू में से, किसी भी रैंडम क्यू में से पैकेट को क्या करेगा, निकाल देगा और मुझे उस क्यू में। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूम में 5 क्यूज है, अगर पांचों फुल है तो मुझे जगह नहीं मिलेगी। अब मैं क्यू ए का मेंबर हूं, मैं आता हूं, मैंने कहा क्यू ए फुल है, क्यू ए की सीडीटी वैल्यू क्या हो चुकी है, रीच हो चुकी है, लेकिन बाकी क्यूज में भी जगह है, किसी में 1 पैकेट की, किसी में 2 पैकेट की, किसी में 3 पैकेट की। अब मैं किस क्यू में जाऊंगा, राउटर मेरा सीक्वेंस नंबर निकालेगा, सारी क्यूज से कंपेयर करेगा, लास्ट पैकेट से, किससे, जो पैकेट उस क्यू में जिसका सीक्वेंस नंबर मेरे से क्या होगा, ज्यादा, मेरे को उससे क्या कर देगा, रिप्लेस, मेरे को उससे क्या कर देगा, रिप्लेस। बात समझ में। तो उस क्यू में फिर अगर मैं पैकेट डालता जाऊँ वो क्यू फुल नहीं हो जाएगी, इसका मतलब तो क्या हुआ, मैं उस क्यू के बंदे इस क्यू में बिठा रहा हूँ, ये तो गलत है ना। हाँ जी, जब वो एक ए से आया था तो ए वाले का क्यू का वो क्यू कैसे, उस क्यू में तो पहले ही पैकेट है ना, वो क्यू तो क्या हो चुकी है, सीडीटी वैल्यू क्या हो चुकी है उसकी। हाँ जी, समझो क्या लिखा, होल्ड क्यू लिमिट, यस, होल्ड क्यू लिमिट से मतलब क्या है, क्यूइंग सिस्टम WFQ, सारी क्यूज क्या हैं, अगर होल्ड क्यू लिमिट एक्सीड नहीं हुई तो क्या कैलकुलेट करो, कर लिया। अब देखो जिस क्यू में पैकेट डालना है उसकी सीडीटी वैल्यू रीच हो गई है, सीडीटी वैल्यू रीच हो गई या नहीं हुई, सीडीटी वैल्यू रीच नहीं हुई, उसी क्यू में पैकेट को डाल दिया। मैं आया, मेरे को ए रो में बैठना था, ए रो में जगह थी, मैं बैठ गया। एग्री। अगर उसकी वैल्यू सीडीटी वैल्यू क्या हो चुकी है, एक्सीड, अब क्या कैलकुलेट करो, इज देयर अ हायर सीक्वेंस नंबर एनक्यूड इन, अगर नहीं है फिर पैकेट को क्या कर दो, अगर है तो डिस्कार्ड हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर पैकेट, डिस्कार्ड हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर। बात समझ में आई इतनी। तो ये ड्रॉप पॉलिसी चलती है किसमें, किस केस में, कि अगर के क्यू फुल होने वाली हो या फुल हो चुकी हो तो उसमें जो पैकेट आएगा वो ड्रॉप कब होगा और ड्रॉप कब नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया इतना, रब कर दूं, श्योर, समझना दोबारा। देखो होल्ड क्यू लिमिट किसके लिए, पूरे क्यूइंग सिस्टम के लिए, अगर वही एक्सीड कर गई तो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। अगर नहीं की तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे जिस क्यू में मुझे जाना है उसका सीडीटी वैल्यू रीच हो गया है,
हाँ रीच हो गया, हम दूसरी क्यू में जगह देखेंगे। दूसरी क्यू में ऐसा कोई पैकेट है जिसका सीक्वेंस नंबर क्या बड़ा है, अगर नहीं है तो पैकेट फिर क्या हो जाएगा, अगर है तो पैकेट क्या, कौन से पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर पैकेट। यही प्रोसेस है। That means these packet will be inserted into another queue, means that is different from. सो उससे फर्क क्या पड़ेगा? So why it is not overwriting the packet from the field already filled queue? Bro, this is the behavior of algorithm which is working inside a router. I'm just trying to explain that algorithm. Fine. कर दो ना अब। पढ़ो क्या लिखा है। अगला क्या लिखा है? CDT limits the number of packet in each। हाँ जी क्या लिखा है? ये तो जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़वाया वही है। अब CDT वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं? इतना सीरियस हो ना, मतलब इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, मैं इसका कोई यूज नहीं दिखा सकता। हाँ, I cannot show you the use of this thing, but yes, I can tell you the concept. If you have a lot of traffic in real time and you have configured quality of service, you can view these things. Fine. क्योंकि ये क्या है, राउटर का इंटरनल बिहेवियर है कि वो ट्रैफिक को क्यू में से उठा के कैसे ट्रांसमिट रिंग पे प्लेस करता है। फाइन। तो कमांड क्या होती है, देखो कौन सी वैल्यू सेट कर सकता हूं, ले ले भाई। So do we use this technique nowadays? बता देता हूँ अभी आपको। जो ईथरनेट इंटरफेसेस होते हैं ना, उस पर बाय डिफॉल्ट जो क्यूइंग स्ट्रेटजी चल रही होती है वो फीफो होती है। जो सीरियल इंटरफेसेस होते हैं उस पर जो बाय डिफॉल्ट क्यूइंग स्ट्रेटजी चल रही होती है वो WFQ होती है। हाँ भाई देखो, शो इंटरफेस, ईथरनेट इंटरफेसेस पे क्या है, सीरियल पे क्या है, क्या डिफाइन कर सकता हूं, CDT वैल्यू एक पर्टिकुलर क्यू के लिए। किसके लिए? ठीक है जी, समझ में आ रही है बात?
ये डिफाइन कर सकते हो, देखो CDT वैल्यू। ओके, ये देखता हूं मैं, पहले ये देख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूज बनती कितनी है। कितनी कॉन्वर्जेशन अलाउड है मैक्सिमम? 250। ये अलाउड है इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट। लेट्स से मैंने CDT वैल्यू डिफाइन कर दी, नंबर ऑफ डायनेमिक कन्वर्जेशन कितने डिफाइन करी? लेट्स से तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, रिजर्वेबल क्यूज, ये किसके लिए है? RSVP is a protocol that we are not going to study. मैक्सिमम कॉन्वर्जेशंस कितनी हो गई हैं? 4096। क्लियर? देख रहा कितना आ गया मैक्स, सॉरी थ्रेशोल्ड 1000 कितना आ गया? 1000। क्लियर? थ्रेशोल्ड है, ये क्या है? थ्रेशोल्ड। तो एक इंटरफेस की अगर क्यूइंग आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है, व्हाट इज द कमांड? शो क्यूइंग फेयर। हाँ जी, दिख रहा है सीरियल 0/0 पे CDT क्या है? कितने डायनेमिक क्यूज अलाउड है? ठीक है जी। चलो आगे। अब इसने एक प्रैक्टिकल भी दिखा रखा है। इसने इंटरफेस पे क्या कमांड चलाई? जस्ट टू एनेबल वेटेड फेयर क्यू, जस्ट टू एनेबल वेटेड फेयर क्यू। इसने डायनेमिक क्यूज कितनी यूज कर रखी हैं? CDT वैल्यू चलो करके देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल, ट्राई करने में क्या जाता है। जंगल है काली रात है लगने लगा है डर। भाई पीले खराब हो जाएगा, मंगा तो लिया अब तूने। IP देखो टेलनेट हो गया कनेक्शन ओपन। शो क्यू
क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इंटरफेस एफ ए 0/0 क्या चला दी, क्या एनेबल कर दी, एक्टिव कॉन्वर्सेशंस कितनी है और टोटल अलाउड कितनी है, थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट कितना डिफाइंड है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन देखी भाई, मैक्सिमम एक्टिव कॉन्वर्सेशंस कितनी है, सबको समझ में आ रही है बात। इसमें ना थोड़ा सा आउटपुट था यार ये वाला। वो डिटेल कीवर्ड नहीं है। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे कनेक्शन भी लिस्ट हो जाएगा कौन सा फॉर्म हुआ है। फाइन, तो मैं करता हूँ R3 से टेलनेट कर लेता हूँ 12001 को, कर लिया एनेबल से इसको। अब R1 से HTTP करूँगा, देखना किस पोर्ट पे हो गया ओपन। अब R2 पे आ जाऊँगा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज कर दिया ना, 80 कर दिया ना इस बार। फाइन, क्या हुआ भाई, उससे पूछ रहा हूँ भाई से। तो ये आप देख सकते हो रियल टाइम में काम करके कि भाई हाँ भाई एक क्यू पे मैक्सिमम कॉन्वर्जेशंस कितनी चल रही हैं। फाइन, कितनी आप मैक्सिमम बना सकते हो, सीडीटी वैल्यू आप क्या डिफाइन कर सकते हो। चलें आगे। WFQ तो समझ में आ गया सबको। नंबर ऑफ क्यूज कितनी है, टेल ड्रॉप मॉडिफाइड है, इसका थोड़ा सा CDT पे डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है बता दिया आपको। मैक्सिमम क्यू लेंथ क्या होती है, स्केड्यूलिंग इनसाइड अ सिंगल क्यू। एक सिंगल क्यू में क्या चल रहा होता है, इसका मतलब क्या है, एक क्यू के अंदर आप पैकेट डालते गए, ये क्यू थी, पैकेट आता रहा, पहले ये फिर ये फिर ये, पहले ये जाएगा फिर यही जाएगा। एक क्यू के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्लियर। अब ब्रो मैं क्या कह रहा हूं, देख ये क्यूज हैं 2, इन दोनों में सीक्वेंस नंबर कंपेयर हो रहा है, लेकिन इस क्यू के अंदर क्या चल रहा है, फीफो। तो पहले क्यू में एंटर हुआ है वही बाहर जाएगा। क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद WFQ, that we are not giving or we are not able to provide priority to a particular type of traffic। सारी कहानी किस पे चल रही है, सीक्वेंस नंबर पे। और सीक्वेंस नंबर तो राउटर कैसे कैलकुलेट करता है, ऑटोमेटिकली। कैसे कैलकुलेट करता है, ऑटोमेटिकली। क्लियर। सो जस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू, वी कम अप विद अ न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड CBWFQ। अगर आप अपनी बुक में से क्वालिटी ऑफ सर्विस रीड करते हो तो उसने स्टार्ट ही कहाँ से किया हुआ है। अब आप एक चीज़ खुद देखो, अगर मैं आपको प्रायोरिटी, कस्टम और WFQ ना बताता तो CBWFQ समझना ही पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अब CBWFQ में वो क्या करेगा, सेम कंसेप्ट उठाएगा WFQ का,
बट वो कंसेप्ट काम करेगा एक सिंगल क्यू में। किस पे काम करेगा? पहला पैराग्राफ पढ़ो सब लोग, मैं तो काफी बार पढ़वा चुका हूँ और पढ़ भी चुका हूँ। कह रहा CBWFQ इज मोर लाइक कस्टम क्यूइंग। पढ़ी लाइन? कस्टम क्यूइंग में क्यू कौन बनाता था? मैं। हर क्यू को मैं क्या देता था? एक बाइट काउंट वैल्यू, याद है? इन दैट इट कैन बी यूज टू रिजर्व। हर बैंड में हर क्यू की बारी आती थी, याद है? इट डज डिफर फ्रॉम CQ इन दैट यू कैन कॉन्फ़िगर एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक रेदर देन, यहाँ पे आप क्या डिफाइन करेंगे? परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक, मतलब परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ वी वांट टू एलोकेट रेदर देन बाइट काउंट। CBWFQ is like CBWFQ actually use WFQ inside but they differ from WFQ and does not keep up। एग्जाम्पल देता हूं आपको। WFQ के CBWFQ के केस में क्या है? क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यूइंग, क्लास बेस्ड। तो हमें क्यूज कैसे बनानी पड़ेंगी? मैनुअली। लेट्स से मैंने 4 क्यूज बना दी। क्या क्या? जो भी रह गया, everything which is left, fine। पैकेट आएगा अभी भी, क्यू में एंटर होगा, एग्री? एक क्यू के अंदर क्या चलेगा? एक क्यू के अंदर क्या चलेगा? और बारी हर क्यू की आएगी। बारी, क्योंकि मैं हर क्यू के लिए क्या डिफाइन करूंगा? एक परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ। परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ से राउटर क्या निकालेगा? रेशियो कि कितने पैकेट मेरे को एक क्यू से हमेशा उठाने, कितने पैकेट मुझे एक क्यू से हमेशा उठाने। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास 10 MBPS का लिंक है। कितने MB का? 10 MB का। मैंने 4 MB दे दी वॉइस को, 2 MB HTTP को, 3 MB HTTP S को और 1 MB बाकी सबको। रेशियो क्या आ गई? 4:3:2:1। इस क्यू में से कितने पैकेट उठाने हैं? 2। कौन से 2 होंगे? किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा भाई? कौन से 2 HTTP के पैकेट फॉरवर्ड होंगे? किस पे डिपेंड करेगा? WFQ कैसे काम करता था? सीक्वेंस नंबर कैसे कैलकुलेट होता था? सारी कहानी सबको पहले ही मुश्किल, इजी। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है अभी। देख, पहली बारी आई HTTP की, 2 पैकेट उठाए भेज दिए। दूसरी बारी आई HTTPS की, 3 पैकेट उठाए भेज दिए। तीसरी बारी आई वॉइस की। क्यू में पड़े 10 पैकेट थे, भेज कितना सकता हूँ? आगे लेटेंसी क्या आ गई? क्या आ गई? समझ में आई बात? बात समझ में आई? मेरे को बारी तो हर क्यू को देनी है ना, एक एक करके, जैसे कस्टम क्यूइंग में कर रहे थे। मैंने सबसे पहले बारी किसको दी? कौन से 2 पैकेट भेजूंगा? पूरी क्यू में WFQ चलेगा, एक पर्टिकुलर क्यू में जिसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? कम होगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर दूसरी बारी किसकी आएगी? HTTPS की। HTTPS की बारी आई, कितने पैकेट फॉरवर्ड करने थे? 3। क्यू में देखा जिन पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है, कम है, वही फॉरवर्ड कर दिया। अगली बारी किसकी आई? क्यू में पैकेट थे 10, फॉरवर्ड कितने कर सकता था? 4 कर दिए, बाकी 6 तो क्यू में रह गए। अब दोबारा बारी कब आएगी? 3 क्यूज के बाद 3 क्यूज के लेटेंसी आ गई। क्या आ गई? लेटेंसी। और वॉइस ट्रैफिक कभी भी लेटेंसी से सफर नहीं करना चाहिए। वॉइस ट्रैफिक कभी भी लेटेंसी से सफर नहीं करना चाहिए। एग्री? ये बात क्लियर है? सर नेक्स्ट टाइम जब बारी आएगा, पूछो। नेक्स्ट टाइम जब बारी आएगा तो पैकेज भी बांट सकता है ना? बट मैंने बांट सकता है। देखो, आप फोन पे बात कर रहे थे,
ठीक है, 2 सेकंड के लिए आवाज कट गई, हाउ यू फील? भाई देखो, अब आप नॉर्मल बंदे हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में जो बंदा उस सर्विस के पैसे दे रहा है, मैं उसने एक लिंक ले रखा है स्पेशल, ठीक है जी, कितने एमबी का? 20 एमबी का, जो सिर्फ वो वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज करता है। उस पे एक मैनेजर बैठ के अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, और उसमें क्या आती है? लेटेंसी आती है। उसमें प्रॉब्लम है ना यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो बात दोबारा भी बोल सकते हो, आपकी बात इतनी जरूरी नहीं है। उसकी बात क्या है? जरूरी। सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि इस क्यूइंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम क्या है? लेटेंसी। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बताऊं तो वो ये है कि मैं एक पर्टिकुलर क्यू को प्रेफरेंस नहीं दे रहा। सारी क्यूज प्रोसेस होंगी ना एक बार, किस बेसिस पे प्रोसेस होंगी? जो मैंने बैंडविड्थ उन क्यूज में डिवाइड कर रखी हो, उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो जाएगी? रेशियो, और उस रेशियो के बेसिस पे पैकेट क्या होंगे? स्विच होंगे। उस रेशियो के बेसिस पे पैकेट क्या होंगे? स्विच होंगे। समझ में आई इतनी बात? अब हाँ जी, पढ़ो ये। अब ये जो क्यूज बनाऊंगा मैं क्लास मैप की हेल्प से बनाऊंगा। किसकी हेल्प से? क्लास मैप की हेल्प से। बना ली, बात खत्म। हर क्यू को बैंडविड्थ दे दी, जो भी मेरा टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल है उससे अकॉर्डिंग हर क्यू के लिए बैंडविड्थ को क्या कर दिया? डिवाइड। हर क्यू को बैंडविड्थ, हर क्यू के लिए बैंडविड्थ को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब CBWF क्यू में कितनी ड्रॉप पॉलिसीज हैं? 2। एक तो टेल ड्रॉप और एक रेड। एक तो टेल ड्रॉप और एक रेड। क्या होता है? वेटेड, रैंडम, अर्ली डिटेक्शन। वेटेड, रैंडम। देखो अगर आपको याद हो WF क्यू में किसका कंसेप्ट चलता था? CDT का। किसका कंसेप्ट चलता था? यहां किसका कंसेप्ट चलेगा? रेड का। टेल ड्रॉप का मतलब होता है क्यू फुल हो गई तो पैकेट को क्या कर दो। तो ये चीज पढ़ेंगे, रेड के बारे में हम पढ़ेंगे कंजेशन अवॉइडेंस में। किसमें पढ़ेंगे? कंजेशन अवॉइडेंस में। चले आगे। CBWF क्यू कितनी क्यू सपोर्ट करता है? पढ़ लो। हाँ, एक और बात है, देखो लेट से मैंने क्या किया, 3 क्यूज बनाई खुद से। यही बना दूं, विजिबल तो है। मैंने 3 क्यूज बनाई। पहले किसके लिए बनाई? वॉइस के लिए। दूसरी बनाई मैंने HTTP के लिए, HTTPS के लिए लेट से, और तीसरी बनाई HTTP के लिए। बना दी। अब बाकी जितना ट्रैफिक है आपको पता है ना, 3 क्यूज बनाने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा? मैंने पहला क्लास में बनाया वॉइस के नाम से, दूसरा बनाया HTTPS के नाम से, तीसरा बनाया HTTP के नाम से। जितना ट्रैफिक बच गया वो किसका मेंबर होगा? किसका मेंबर होगा? किसका? वो कहता है कि क्लास डिफॉल्ट में ना बाय डिफॉल्ट फीफो चल रहा होता है। क्लास डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? अगर आप चाहो तो क्लास डिफॉल्ट के बिहेवियर को भी क्या कर सकते हो? चेंज। क्लास डिफॉल्ट में भी आप क्या चला सकते हो? जो बाय डिफॉल्ट हर नॉर्मल क्यू में चल रहा होता है, जो बाय डिफॉल्ट हर नॉर्मल क्यू में कैसे चलाते हैं? कमांड होती है। क्या होती है? चला के दिखा दूंगा, चला के
दिखा दूंगा। इतनी बात क्लियर हुई? पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बात है, अगर आप याद रखना चाहो। ठीक है जी, ये सब CBWFQ की इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम क्यूज कितनी हो सकती हैं। क्यू लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? शेड्यूलिंग इनसाइड क्या लिखा है? वैसे एक क्यू के अंदर क्या चलता है? अब क्या लिखा हुआ है? क्योंकि एल्गोरिथम किसकी है? सिस्को की। टेल ड्रॉप है या फिर क्या अवेलेबल है? ये CBWFQ आ गया। देखो सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? मैच कराना है। उसके बाद क्या क्रिएट करेगा देखना, पॉलिसी मैप, क्लास मैप, उसके बाद क्या प्रोवाइड करेगा? बैंडविड्थ। फिर क्या कमांड चलाएगा? फेयर क्यू। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, Consider that like in real case scenarios, maximum we can use an interface, maximum bandwidth that we can utilize is 75% of time. आ जाएंगे उस बात पे भी, रुक जाओ। अब CBWFQ में भी प्रॉब्लम है कि हम एक पर्टिकुलर क्यू को क्या नहीं दे पा रहे? प्रायोरिटी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए we come up with a updated CBWFQ, and that updated CBWFQ is called LLQ. What do we call it? What do we call it? Low देखो, हम नॉर्मली हर क्यू को जो बैंडविड्थ देते हैं तो बैंडविड्थ कमांड चलाते हैं। अब मेरे को किस ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है? वॉइस को। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग बैंडविड्थ कमांड आई विल बी रनिंग विच कमांड? प्रायोरिटी। अब क्या होगा देखना, जब तक वॉइस खाली नहीं होगी ना तब तक मैं किसी और क्यू पे जाऊंगा ही। जैसे प्रायोरिटी क्यू में होता रहा, किसमें होता रहा? जब तक मेरी हाई क्यू नहीं होगी एम्प्टी, तब तक मैं किस पे नहीं जाऊंगा? मीडियम। एवरी टाइम वॉइस ट्रैफिक आएगा तो पहले वॉइस ट्रैफिक को शेड्यूलर उठा के किस पे रखेगा? ट्रांसमीटर पे, फिर किसी और क्यू को देखेगा। सबसे पहली बारी किसकी रहेगी? वॉइस की। तो आप कह सकते हो एक, इट इज अ कंसेप्ट सिमिलर टू प्रायोरिटी क्यू। किससे सिमिलर है? लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे की बारी नहीं आएगी, आएगी। लेट्स से वॉइस क्यू में पैकेट आते जा रहे हैं तो वही प्रोसेस होंगे पहले, क्योंकि वहां पे हम लेटेंसी चाहते नहीं है ना भाई। जैसे ही वॉइस क्यू खाली होगी फिर HTTP में से कितने उठाएगा? HTTPS में से, बाकी में से एक। लेकिन अगर वॉइस में आ जाएगा फिर सीधा इंडेक्स कर्सर किस पे चला जाएगा? वॉइस। तो LLQ में हम कुछ और नहीं करते, एक स्लाइड सा डिफरेंस है। क्या कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग बैंडविड्थ कमांड वी विल बी डिफाइनिंग व्हिच कमांड? प्रायोरिटी। वी विल बी डिफाइनिंग व्हिच कमांड? प्रायोरिटी। समझ में आई इतनी बात? कोई डाउट? लिमिटेड बैंडविड्थ है ना सर, सिर्फ एक ही क्यू पे प्रायोरिटी कमांड चला सकते हैं? बिल्कुल, एक ही क्यू पे प्रायोरिटी कमांड चला सकते हैं। Sir, can we use bandwidth and priority as both? In same class, in same policy map, you cannot use bandwidth and priority together. Fine. Either you can prioritize that thing or you can provide bandwidth. Fine.
Same class map or policy map? पॉलिसी मैप में डिफाइन करते हो बैंडविड्थ और ये सब चीज़ें। But inside first we have to code the class map, then we are defining it. Right? यस क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है? कोई ले लेटेंसी क्यूइंग में पैकेट है जो जैसे मैंने वॉइस को क्या बना दिया था एलएल क्यू? नहीं, पिक पैकेट फ्रॉम एग्री, प्लेस करके पुट किस पे कर दो, अगर है तो सीधा उठा के किस पे प्लेस करो। ठीक है, लिखा हुआ है जब तक ट्रांसमिट रैंक पे जगह रहेगी पहली प्रेफरेंस उसको देगा स्केड्यूलर वॉइस को, एलएलक्यू ट्रैफिक को, लो लेटेंसी क्यूइंग ट्रैफिक को। ये समझना चाहो तो समझ सकते हो, इजी है ये भी, बट यहां तक मैं कभी पहुंच नहीं पाता समझाते हुए। एनी पैकेट इन एलएलक्यू, यस है, लेकिन पैकेट अपनी एक्सीड बैंडविड्थ क्या कर चुका है? पैकेट अपनी बैंडविड्थ क्या कर चुका है? एक्सीड। पैकेट अपनी बैंडविड्थ क्या कर चुका है? लिमिट क्या कर चुका है? एक्सीड। जो बैंडविड्थ मैंने उसे स्पेसिफाई की थी जिसके बेसिस पर रेशियो निकाली थी वो क्या हो चुकी है? एक्सीड। क्या कर देगा पैकेट को? इसका। और फिर पैकेट किससे पिक करेगा? दूसरे क्यू से, नॉन एलएल क्यू से। किससे? लेकिन अगर उसकी बैंडविड्थ रीच नहीं हुई तो किस पे प्लेस करेगा? अब एक बात याद रखना, यहाँ पे बैंडविड्थ स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी मैं उससे बैंडविड्थ कितनी दूंगा? उतनी ही दूंगा जितनी मैंने उसके लिए रिजर्व की हुई है, जितनी मैंने उसके लिए रिजर्व की हुई। समझ में आई बात? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कंसेप्ट था यार, मैंने समझाने की कोशिश की, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये क्यूइंग मेथड से भाई हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ की जगह कौन सी कमांड चलती है यहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है, चलें आगे। तो ये सारी आपकी क्यूइंग क्या होती है? खत्म। We are defining the priority value here, right? With that कम command. प्रायोरिटी कमांड से हम बैंडविड्थ डिफाइन कर रहे हैं। Bandwidth. प्रायोरिटी कमांड से हम बैंडविड्थ डिफाइन कर रहे हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? मैं इस क्यू को क्या बना रहा हूँ? एलएल क्यू। क्या बना रहा हूँ? प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? प्रायोरिटी। सिंपली। अगला टॉपिक क्या आता है? कंजेशन अवॉइडेंस। 2 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करते हैं। We had an option like high, medium, normal, low, right, sir? So we can define only one queue for high, आई medium, normal, low. So means we can define only maximum one queue in high, right, sir? But here this priority is given in the bandwidth. So I can give same bandwidth to more than one queue, right, sir? So बट प्रायोरिटी उस क्यू को मिलेगी this queue, जिस क्यू के साथ कौन सी कमांड चल रही होगी? प्रायोरिटी। priority means we have to run the subtype command. देखो, बैंडविड्थ की जगह हम कौन सी कमांड चलाएंगे? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में भी हम क्या डिफाइन करेंगे? बैंडविड्थ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पहली चीज तो उसकी बैंडविड्थ एक्सीड नहीं होगी, दूसरी बात प्रायोरिटी उसको पहले मिलेगी। अब मैंने क्या किया भाई, 4 पैकेट एक क्यू में से निकाल दिए, ठीक है। अब सेकंड बार भी 4 तो निकालने हैं, मैं 2 पहले निकाल दूंगा और 2 बाद में निकाल दूंगा। इट इज लाइक दिस। हाँ जी सर, कस्टम क्यूइंग में एक प्रॉब्लम थी, वो CBWF में इनहेरिट नहीं होगी क्या? लाइक वो टर्न बाय टर्न सबको चांस देता है, तो जब इसका चांस चल रहा है और ऊपर मेन ट्रैफिक आ गया तो वो पहले फॉरवर्ड होना चाहिए ना फिर। तो CBWF क्यू में ये प्रॉब्लम थी ना यार, वॉइस को दे दी थी पहले। तो CBWF क्यू में यही प्रॉब्लम थी ना सर, CBWF में तो WF क्यू में जो लाइक सीक्वेंस वो पिकअप करता है ना। हाँ ब्रो, सीक्वेंस पिकअप करता है,
लेकिन द प्रॉब्लम इज मैं एक पर्टिकुलर क्यू को प्रायोरिटी तो नहीं दे पा रहा ना। मैं 5 रो है मेरे पास, फिर वही एग्जांपल, ठीक है, मैंने CBWF क्यू चलाया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, हर क्यू में देखता हूँ बेटर बेस्ट कौन है, सीक्वेंस नंबर, उसको उठा के किस पे प्लेस कर देता हूँ, ट्रांसमिट रिंग पे कर दिया। हर क्यू की बारी आ रही है, जो मैंने बैंडविड्थ डिफाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं हर क्यू को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और क्यू में से जितने भी पैकेट आते हैं उसको उठा के किस में प्लेस कर देता हूँ, ट्रांसमिट रिंग पे। बात क्या है, मैं किसी भी क्यू को क्या नहीं दे पा रहा, प्रायोरिटी। तभी हमने CBWF क्यू को किस में कन्वर्ट किया, LLQ में। अगर तुम कंसेप्ट को समझो ना, पहले क्या थी, प्रायोरिटी क्यूइंग, फिर आई कस्टम क्यूइंग। ये उस टाइम की है जब मार्किंग नहीं होती थी। जब मार्किंग आई तो हम सबसे पहले लेके आए वेटेड फेयर क्यू। वेटेड फेयर क्यू में क्या थी, वो फ्लो बेस्ड थी और सारा काम खुद होता था सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे। मेरी मार्किंग यूज तो होती थी बट उतनी सिग्निफिकेंटली और उतनी यू कैन से एफिशिएंटली मैं उस मार्किंग को यूज नहीं कर पाता था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम पहले CBWF क्यू लेके आए। उसमें प्रॉब्लम क्या आई, हर क्यू की बारी आ रही थी, मैं किसी भी क्यू को स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था। तो मैंने CBWF क्यू में एक्चुअली PQ प्रायोरिटी क्यूइंग का कंसेप्ट डाल दिया और क्या बना दिया, LLQ, लो लेटेंसी क्यू। ठीक है, अगले कंसर्न पे चलते हैं। हाँ जी, क्या है वो, कंजेशन ठीक है। तो कंजेशन अवॉइडेंस हमें किसके लिए पढ़नी है, WFQ के लिए क्या थी, मॉडिफाइड टेल ड्रॉप पॉलिसी थी। मॉडिफाइड टेल ड्रॉप में क्या होता था, डिस्कस कर लिया था। तो WFQ में कंजेशन कैसे अवॉइड होगी, समझ में आ गया कि अगर एक क्यू फुल होने वाली होगी तो क्या चेक करेंगे, ठीक है जी। तो जो भी वो फ्लो चार्ट था मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन CBWFQ में हम किसका यूज करते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है, वेटेड रैंडम अर्ली डिटेक्शन। अब रेड क्या है, ये खबर छपवा दो। सबसे पहले क्या आया था भाई, ये रेड मूवी नहीं है, रैंडम अर्ली डिटेक्शन। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ना, रैंडम अर्ली डिटेक्शन में वो करता क्या था, किसी भी रैंडम पैकेट को उठा के ड्रॉप कर देता था। क्यू फुल हो गई है, किसी भी रैंडम पैकेट को उठाया और क्या कर दिया, ड्रॉप। किसी भी रैंडम पैकेट को, कोई उसकी मार्किंग चेक नहीं करी, कुछ नहीं किया। तो हमने रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में, वेटेड रेड में। वेटेड रेड में क्या चेक करेगा वो, क्या चेक करेगा, क्योंकि पता है ना आपको सीक्वेंस नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। अब CBWF क्यू में ही क्या चल रहा होता है, क्लियर। तो जो कौन से पैकेट होंगे, कौन से होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कौन से पैकेट, वर्स्ट सीक्वेंस नंबर वाले। कौन से पैकेट, ठीक है। अब आप कहोगे सर वर्स्ट सीक्वेंस नंबर वाले पैकेट वो ड्रॉप करना शुरू कब करेगा, वहां पे क्या होता था, एक होल्ड क्यू लिमिट होती थी पूरे मेरे क्यूइंग सिस्टम के लिए, और एक पर्टिकुलर क्यू के लिए CDT वैल्यू होती थी। क्या होती थी, CDT वैल्यू। अब यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज भी नहीं थी CBWF क्यू में, ना ही हमने पढ़ी। मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर क्यू में से वो पैकेट ड्रॉप करना शुरू कब करेगा, क्लियर। तो इस प्रोसेस को समझते हैं, चलो। ये खबर छपवा दो, खबर।
सबसे पहले क्या आया था? तो अगर आप पढ़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम टू स्टडी। मेरे को नहीं पता कुछ भी इसके बारे में। रेड में कुछ टर्म्स आती थी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती थी? द एक्चुअल नंबर ऑफ पैकेट्स इन अ क्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे पैकेट में, एक क्यू में कितने पैकेट हैं? लेट्स से ये क्यू है, एक्चुअल क्यू डेप्थ क्या है? 6। दूसरी बात क्या कहता है? अब क्या कह रहा है? कहता है नॉर्मली इस क्यू में इस टाइम पे 4 पैकेट हो सकते हैं। वो क्या हो गई? एवरेज क्यू डेप्थ। अभी कितने हैं? देखो अभी 6 क्यों हैं? क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? कंजेशन की। कहता है नॉर्मली इस क्यू में कितने पैकेट होते थे? 4। अब कितने हैं? अब ये मत सोच लेना एक क्यू में 4 और 6 पैकेट ही होते हैं। ये राउटर का खुद का कैलकुलेट करने का तरीका है। राउटर देखता है जब ट्रैफिक नॉर्मली फ्लो कर रहा है, इंटरफेस की बैंडविड्थ ओवर यूटिलाइज नहीं हो रही, तब एवरेज क्यू डेप्थ क्या है, तब क्या कैलकुलेट करके रखता है उसके अकॉर्डिंग? एवरेज क्यू डेप्थ। और अभी क्या निकालेगा? एक्चुअल डेप्थ। अभी क्या निकालेगा? एक्चुअल डेप्थ। बात समझ में आई? देखो एवरेज का मतलब है क्या लिखा? when no congestion link is not over utilized। ठीक है जी। तो उस टाइम वो क्या निकाल लेगा? एक एवरेज डेप्थ। तो हाँ भाई क्यू में 4 पैकेट रहते हैं, लेकिन अभी क्या कर दी थी उसने? कहा क्यू में कितने पैकेट हैं? 6। क्लियर? उसके बाद क्या टर्म आती है? हाँ जी, कह रहा है ये जो भी वैल्यू होगी ना, मैं किससे डिफाइन किससे कंपेयर करूंगा? कह रहा है अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड एवरेज क्यू डेप्थ से क्या होगा? चलो ये तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा सारी चीजें। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड भी पढ़ लो, ये भी एक सेटिंग है। ये क्या होती है? मार्क प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जब आपकी एवरेज क्यू डेप्थ मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करती है ना, तो राउटर डिसाइड कर लेता है मेरे को भाई जैसे मैक्सिमम से ज़्यादा जाएगी इतने पैकेट ड्रॉप करने। उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर। छोड़ो, मैं कह रहा था ना कंफ्यूजिंग टर्म्स है थोड़ी। उसके बाद क्या आ गया? सॉरी, ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा आपको। नहीं, इससे नहीं आएगा सर। ये देखो, जब एवरेज किससे कम होगी कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। जब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगी एवरेज, परसेंटेज ऑफ पैकेट ड्रॉप होंगे। और वो डिफाइन किससे करेंगे हम?
ये तो यार रैंडम ड्रॉप इसलिए लिख रखा है, ये क्या समझा रहा है यहाँ पे, रेड। और अगर एवरेज से ज़्यादा होगा तो क्या रहेगा, फुल ड्रॉप। और एवरेज क्या है मैंने आपको बता दिया ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी खुद कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है, खुद। तो इट इज़ यार, अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो ये हो रहा है, एक पर्टिकुलर क्यू जब CBWF क्यू में फुल होने वाली होती है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले कैलकुलेट करके रखता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डेप्थ, अकॉर्डिंग टू द। और जब कंजेशन नहीं थी उस अकॉर्डिंग उसे पता होता है भाई एवरेज क्यू डेप्थ ही है, एवरेज इस क्यू में इतने पैकेट आते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं कंजेशन हो रही होती है, वो क्या निकालता है, एक्चुअल क्यू डेप्थ। एक्चुअल क्यू डेप्थ निकालते हैं, उसे पता चलता है एवरेज से ज़्यादा जा चुकी है अब तो। फिर उसके बैक एंड पे ना एक वैल्यूज़ के लिए कॉन्फिगर वो होती हैं, कैलकुलेटेड होती है, मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। फिर एक्चुअल को किससे एवरेज को किससे कंपेयर करता है, मिनिमम और मैक्सिमम से कंपेयर करता है। हाँ जी, एवरेज बढ़ भी तो सकता है, एवरेज बढ़ भी सकता है अगर बैंडविड्थ क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये एक बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा है जिसको हम बोलते हैं WRED, जो काम कर रहा है जस्ट टू चेक कि कौन से पैकेट्स को ड्रॉप करना है और कौन से पैकेट्स को ड्रॉप नहीं करना। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्यू के लिए रेड एनेबल करना है तो कमांड होती है क्या, रैंडम डिटेक्ट। और भी तरीके हैं कंजेशन को कंट्रोल करने के, जैसे कि नेक्स्ट आएगा भी तरीका। एक तो रेड हो गया, क्या लिखा है रेड में, ठीक है। जो ड्रॉप डिसीजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंस वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करता है। अब और क्या तरीका है कंजेशन को कम करने का, कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम, कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ECN क्या होता है। ECN स्टैंड्स फॉर एक्सप्लिसिट कंजेशन। DHCP फील्ड याद है IP हेडर में 2 बिट्स थी आखिरी में, जब आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों बिट क्या बता दी थी। ECN में 2 बिट्स होती हैं, एक होती है ECT, एक होती है CE। ECT मींस ECN कैपेबल ट्रांसपोर्ट और दूसरी कंजेशन एक्सपीरियंस्ड, कंजेशन एक्सपीरियंस्ड। क्लियर, समझ में आई इतनी बात। एक बिट का नाम क्या है, ECN कैपेबल ट्रांसपोर्ट, और दूसरी बिट का नाम क्या, कंजेशन एक्सपीरियंस। अब ध्यान से देखना काम कैसे करती हैं। चलो एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, चलो अब आपको समझाता हूं। ये डायग्राम देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। इसको क्या मान लो, सर्वर। मैंने आपको बताया था कंजेशन हमेशा किस एंड पे होती है। लेट से मैंने ECN का कंसेप्ट एनेबल किया हुआ है, किसके साथ, किसके साथ, अपने आप नहीं होंगी ये चीजें, कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। किसका कंसेप्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ECN का। तो क्या होगा, ये बंदा जब पहला SYN पैकेट भेजेगा ना, उसमें अपनी ECN बिट को क्या करके भेजेगा, 01, क्या करके भेजेगा, 01।
अब याद रखना, पहले ये दोनों जब अपना 3-वे हैंडशेक कर रहे होंगे ना, तो ये नेगोशिएट करेंगे कि ये दोनों ECN को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। किसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? ECN को। स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा ये ECN को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, मतलब डिसाइडेड होगा पहले ही, ठीक है। अब लेट्स से राउटर के एंड पे कभी क्या हो जाती है, कंजेशन हो जाती है। ये अपना पैकेट भेजेगा, ये सिन पैकेट नहीं है, अब ये डेटा पैकेट है। कौन सा पैकेट है? डेटा। कंजेशन हो गई, ये राउटर क्या करेगा, ECN बिट को क्या मार्क कर देगा और किसके पास सेंड कर देगा, रिसीवर के पास। अब रिसीवर को दिखेगा ECN बिट क्या आई है, 1-1, जिससे वो समझेगा कि रास्ते में क्या है, कंजेशन। रास्ते में क्या है, देखो इसके पास आई बिट, इसने डिस्कार्ड नहीं किया पैकेट को, चाहता तो कंजेशन की वजह से पैकेट को क्या कर देता, डिस्कार्ड। क्या कर देता, डिस्कार्ड। लेकिन इसने क्या किया, ECN बिट को 1-1 करके किसके पास भेज दिया, देखो रिसीवर के पास भेज दिया। अब इसके पास आई, उसको पता चला भाई रास्ते में क्या है, कंजेशन है। रास्ते में क्या है, तो इसने TCP हेडर में एक बिट होती है ECE। ECE स्टैंड्स फॉर क्या लिखा, एक्सप्लिसिट कंजेशन एक्सपीरियंस्ड। क्या लिखा, एक्सप्लिसिट कंजेशन एक्सपीरियंस्ड। डन। अब रिसीवर एक्चुअली सेंडर को बता रहा है कि भाई रास्ते में क्या है, कंजेशन है। ऑन द वे देयर इज सम डिवाइस विच इज सफरिंग फ्रॉम कंजेशन, विच इज सफरिंग फ्रॉम कंजेशन। सेंडर को बता दिया, सेंटर के पास आई है इंफॉर्मेशन। अब सेंटर क्या करेगा, ECE बिट रिसीव करी सेंटर ने, ये राउटर के पास आएगी, राउटर इसमें कोई ECN बिट में चेंज नहीं करेगा। देखो ECN बिट यही है, सेम। किसके पास आ गई अब ये, यार शिट, डन। अब सेंटर क्या करेगा, सेंटर को पता चल गया रास्ते में क्या है, कंजेशन है। वो अपना विंडो साइज ही क्या कर देगा, हाँ अपना विंडो साइज ही क्या कर देगा। लेट से पहले उसका विंडो साइज था 4000 बाइट्स के, 4000 बाइट्स के बाद वो क्या लेता था, एक्नॉलेजमेंट। अब कितना कर देगा, और एक बिट होगी CWR बिट अपने TCP हेडर में, जिसको बोलते हैं कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड। कंजेशन विंडो, ये बिट सेट करके रिसीवर को भेजेगा, हाँ भाई मेरे को तेरा कंजेशन वाला मैसेज मिल गया, मेरे को तेरा कंजेशन वाला मैसेज। तो देखा ECN ने किस तरह से कंजेशन को अवॉइड कराया, अवॉइड ही हो गया भाई। पहले मैंने क्या किया था, एक बंदे को 10,000 रुपए दिए, उसने वापस कर दिए, फिर उसने 20 मांगे, मैंने 20,000 दे दिए, फिर उसने 30 मांगे, मैंने 30,000 दे दिए। फिर मुझे एक बंदा आगे बताता है, बेटे 50 मांग के भाग जाएगा। उसकी बात मानी और उसको 50,000 अब नहीं दिया, और बोला भाई 25 ही दे सकता हूँ, चाहिए तो ले ले। कितने दे सकता हूँ, 25। तो सेम थिंग इज हियर, क्लाइंट था, सर्वर था। क्लाइंट ने क्या भेजा, पैकेट भेजा, कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड किया सर्वर के साथ, TCP कनेक्शन बिल्ड किया, कम्युनिकेशन चल रहा था। लेट से राउटर पे क्या हो गया, कंजेशन। अब राउटर जाता था उस पैकेट को क्या कर देता, ड्रॉप। लेट से लेकिन उस क्लास के लिए मैंने क्या इनेबल किया हुआ है, ECN। क्या इनेबल किया हुआ है, ECN। तो राउटर क्या करेगा, ECN बिट को 1-1 करके सेंटर के पास, रिसीवर के पास सेंड कर देगा। रिसीवर को जिससे पता चलेगा रास्ते में क्या हो गई है, कंजेशन। अब रिसीवर क्या करेगा, एक बिट होती है ECE, एक्सप्लिसिट कंजेशन एक्सपीरियंस, उसको 1 करके सेंटर के पास भेजेगा। सेंटर विंडो साइज को क्या कर देगा, हाफ कर देगा, और सेंटर रिप्लाई किससे करेगा, CWR से, कंजेशन विंडो रिड्यूस। बच्चा जब CCNA में आता है ना, ट्रेनर से ही पूछता है, सर ये EC बिट क्या है, CWR बिट क्या है। तो ये इन बिट्स का काम है, फाइन। तो ये कब यूज होती है, विदाउट ECN कभी भी EC और CWR यूज नहीं होती। क्लियर।
तो यहाँ भी हम कंजेशन को क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अवॉइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द पैकेट हम चाह रहे हैं वो ड्रॉप ना हो, जो हमारा डेटा फ्लो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कम कैसे हो गया, विंडो साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। विंडो साइज क्या हो गया, What is slow start? Slow start. कहाँ पड़ा, About this TCP something. Either reducing is called slow start or something. Reducing the window. मेरे को ऐसा लग रहा है वो स्लो स्टार्ट से समझाना चाह रहा है, कह रहा है अगर कंजेशन अवॉइडेंस टेक्निक नहीं होगी तो विद टाइम कंजेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट अगर कंजेशन अवॉइडिंग टेक्निक आपके पास होगी तो टाइम आएगा मैं कंजेशन के साथ अकॉर्डिंगली क्या हो जाऊंगा, ट्रैफिक को फ्लो करने लग जाऊंगा। अगर आप ये ग्राफ देखो कॉन्स्टेंटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ग्राफ एक टाइम पे आके कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। पढ़ सकते हो आप, ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो, बट अगेन दिस मच अमाउंट ऑफ थ्योरी इज ऑफ नो यूज। चुका तो प्रैक्टिकल सारे परफॉर्म कर सकते हैं, ये लो करके दिखाते हैं, और प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा उसको। जैसे क्लास मैप बना लिया किस नाम से, तो प्रोटोकॉल होता है एक, अरे 37-25 है। ठीक है, क्लास मैप बनाया किस नाम से, फिर क्या बनाया किस नाम से, क्लास कौन सी कॉल करी, बस क्या डिफाइन कर दी, बैंडविड्थ, या फिर कौन सी कमांड अवेलेबल है, प्रायोरिटी। दिख रही है, क्या इनेबल करना चाहते हो, रैंडम डिटेक्ट, किसके लिए, कौन से प्रेसिडेंस वैल्यू के लिए, डिफाइन कर दो। या फिर क्या इनेबल करना चाहते हो, ECN, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है ECN कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो मैंने अभी बैंडविड्थ स्पेसिफाई नहीं की थी। तो ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी अलग है, थ्योरेटिकली कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है।
बट यस, अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पता हैं तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक काम करना, अपनी बुक में से कॉन्फ़िगरेशन रीड आउट करना शुरू करना, कॉन्फ़िगरेशन रीड आउट करना, आपको समझ में आएगा उसने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। फाइन। तो मेरे